बायोटेक्नोलॉजी विषय में 2 तरह के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। क्या एमएससी करने के उपरांत पीएचडी करना ज़रूरी है या उसके बाद सीधा करियर के लिए जाया जा सकता है? पर बायोटेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करें कि एआई एक अपने आप में एक नया टूल डेवलप हो रहा है, जिसको हम अगर बायोटेक्नोलॉजी के साथ अगर मिक्स कर लें तो फिर इससे भी लाभ मिल सकता है करियर ऑप्शन में। तो इस विषय के साथ क्या और भी किसी अन्य विषय का ज़रूरी है? आप सभी का स्वागत है आज के मेरे न्यू वीडियो में। तो मेरा नाम विजय कुमार साहनी। तो आज का हमारा विषय है बायोटेक्नोलॉजी में करियर एवं भविष्य की संभावनाएं। आज हमारे सम्मुख छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर विशाल चंद्र हैं। डॉक्टर विशाल चंद्र पिछले 20 वर्ष से बायोटेक्नोलॉजी विभाग में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने पठन पाठन के साथ इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एवं नैनो बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में रिसर्च का कार्य भी कर रहे हैं। इन्होंने रिप्यूटेड सर्जन में 20 पेपर पब्लिश किया है, साथ ही कई बुक चैप्टर भी लिखा है। इसके साथ 30 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अपना पीजी ग्रेजुएशन पूरा किया है एवं 4 पीएचडी स्टूडेंट इनके साथ कार्यरत हैं। हम इनके साथ बायोटेक्नोलॉजी विषय के संदर्भ में कुछ वार्तालाप करते हैं। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी विषय में किन किन पाठ्यक्रमों का संचालन हो रहा है? छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी विषय में 2 तरह के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसमें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रमुखता से हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का संचालन 2004 से शुरू हुआ है, जबकि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का संचालन 2001 से विश्वविद्यालय में संचालित है। अगर सीटों की संख्या की बात करें तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में सीटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहा है। शुरुआत के समय पे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में सीटों की संख्या 30 थी, परंतु आज के समय में विश्वविद्यालय में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में सीटों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का भी काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहा है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में जब शुरुआत किया गया था तो उस समय सीटों की संख्या मात्र 20 थी, बट आज के समय में विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इन विषय को सही से समझने एवं कैरियर बनाने के लिए विश्वविद्यालय को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? बायोटेक्नोलॉजी एक तकनीकी पाठ्यक्रम है जिसका अगर आज के समय से अगर हम देखें तो इसका बहुत ही बृहद कैरियर ऑप्शन है, परंतु अगर विद्यार्थियों के संदर्भ में हम बात करें तो विद्यार्थियों को इस विषय को समझने और इसके पठन पाठन के कार्य में काफ़ी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अगर छात्रों के अनुसार देखें तो विश्वविद्यालय में छात्रों को इस विषय को समझने के लिए काफ़ी बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो अगर छात्रों को इस विषय में अगर अपने कैरियर बनाने हैं तो मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार छात्रों को अपने बेसिक बायोलॉजी को काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा और उसको समझते हुए उसमें प्रमुखता से 2-3 चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देना होगा, जिसमें अगर साइंस का विषय अगर छात्र पढ़ रहे हैं तो फिर उस विषय में उन्हें अपनी तार्किक बौद्धिकता को काफ़ी अच्छे से यूज़ करना होगा इस विषय को समझने के लिए। अगर इस विषय को समझने के लिए उन्होंने अपनी तार्किक बौद्धिकता को अच्छे से नहीं यूज़ किया तो कहीं ना कहीं ये विषय उन लोगों को बहुत लाभप्रद नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे अनुसार इस विषय को समझने के लिए विद्यार्थियों को सही समय पर इस विषय से संबंधित सभी तरह के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि अगर किसी
किसी छात्र को या छात्रा को कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पढ़ाई करना है तो उन्हें पहले पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये काम डीएनए आरएनए से शुरुआत होती है। तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, उनके बीच में क्या भेद होते हैं। तो जब तक इन सारी चीज़ों को वो अच्छे से जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इसको अच्छे से इसमें आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए जिस भी साइंस के छात्र को इस विषय में से संबंधित अपनी पारंगतता बढ़ानी है तो उन्हें इन छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में इस विषय के समक्ष के लिए किन किन तकनीकों और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है? आज के समय में देखा जाए तो विश्वविद्यालय में इन दोनों विषय ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं या जिसे हम फैसिलिटी कहते हैं अवेलेबल हैं विश्वविद्यालय में हमारे छत्रपति साहू जी महाराज के बायोटेक्नोलॉजी बिल्डिंग में, जिसमें एक बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर ट्रेंड टीचर्स और लर्नर टीचर्स और कह सकते हैं कि इनकी अपने क्षेत्र में काफ़ी अनुभव के साथ कार्यरत यहाँ सभी शिक्षक हैं। दूसरी, हमारे पास इस विषय से संबंधित जितनी भी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है एवं साथ में उपकरणों की आवश्यकता है वो सभी तकनीकी उपकरण विश्वविद्यालय में अवेलेबल हैं और साथ ही कुछ एडवांस्ड उपकरण भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि पीसीआर मशीन्स, एनिमल सेल कल्चर फैसिलिटी, प्लांट टिश्यू कल्चर की फैसिलिटी, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की बात करें तो हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन मशीन्स और विभिन्न तरह के अलग तरह के जो उपकरण हुए। अगर मैं अलग अलग एक्सपर्टाइज की बात करूँ तो उसमें हमें एक बड़ी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, बट अगर हम एक जनरल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में से संबंधित उपकरणों की बात करें तो उस तरह के जितने भी नॉर्मल उपकरण चाहिए वो सारे विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में अवेलेबल हैं। इस विषय को सही तरह से समझने के लिए किन किन बातों में रूबरू होना पड़ता है? हाँ, ये एक बहुत ही लाभप्रद क्वेश्चन है सभी विद्यार्थियों के लिए कि अगर इन विषयों को इस विषय चाहे कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विषय में अपनी डिग्री लेना चाह रहा है बायोटेक्नोलॉजी विषय में, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सभी विद्यार्थी की जो भी शिक्षक या जो भी टीचर्स क्लास में अपने लेक्चर्स ले रहे हैं या फिर प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं या फिर असाइनमेंट वर्क दे रहे हैं, उन्हें उसको प्रॉपरली अटेंड करना पड़ेगा। अभी एक तरह की दिक्कतों का सामना जो आमतौर पर विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि छात्रों की संख्या सीटों के सापेक्ष तो काफ़ी अच्छी है, जिसमें काफ़ी अच्छे एडमिशन भी हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में मैं बात करूं तो हमारे ग्रेजुएट कोर्सेज में 120 की संख्या है और 160 की संख्या तक बढ़ा दी गई है और 160 की संख्या में भी छात्र काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एडमिशन, काफ़ी अच्छी मात्रा में भी एडमिशन ले रहे हैं, जिसमें सीट पूरी तरह से फिल है। परंतु जब क्लासेस शुरू होती हैं तो बच्चों जो हैं अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ क्लास में अवेलेबल नहीं होते। 160 के बैच में हार्डली 50 या 60 बच्चा ही केवल क्लास कर रहा होता है। शायद वो इस विषय के साथ में पैरेलली किसी अन्य विषयों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, साथ में कोचिंग्स को और अन्य किसी अदर तरह के स्किल को सीखने में ज़्यादा अपने समय को व्यतीत करते हैं, जिसकी वजह से इस विषयों पर उनकी अपनी पारंगतता क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि न तो वो क्लासेस में आते हैं, न तो वो प्रैक्टिकल्स में बैठते हैं, ना ही असाइनमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से उनको आगे आने वाले समय में इस विषय से रिलेटेड जो स्किल हैं, कैरियर ऑप्शंस हैं या फिर आगे किसी भी फॉर्म में वो अपने आप को इसमें किसी एक अच्छी जगह पे अगर अपने आप को अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कभी इन सब चीज़ों को इतनी सीरियसली नहीं देखा। तो अतः मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन छात्रों को इस विषय में अच्छे से पारंगतता हासिल करनी है तो उन्हें
रेगुलर क्लासेस, रेगुलर प्रैक्टिकल्स और रेगुलर बेसिस पर अपने सारे कोर्सेज जो भी अपने मेंटोर्स हैं उनके साथ में मिलकर करना चाहिए, तभी उनको अच्छे इसमें ऑप्शंस मिल सकते हैं। पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात किन-किन जगहों पर विद्यार्थी को अपना करियर बना सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में कैरियर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत लंबी लिस्ट हमें मिल जाएगी कैरियर के लिए, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि बायोटेक्नोलॉजी केवल एक छोटे क्षेत्र में ही केवल आज के समय में नहीं है। इसको कहा जाए कि छोटे क्षेत्र में ही ये केवल संकुचित नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है आज के समय में। तो आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र हम आज देखते हैं तो चिकित्सा का क्षेत्र है, जो हेल्थ केयर का क्षेत्र है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो अभी हम लोगों ने पिछले वर्षों में देखा कि एक बहुत बड़ी महामारी फैली, जिसे हम कोविड के नाम से जानते हैं, कि उसकी उसमें भी अगर आज के टाइम में उस महामारी से हम लोग निजात पा पाए हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि हमने एक सही समय पर वैक्सीन का डेवलपमेंट कर लिया। और वैक्सीन का डेवलपमेंट अपने आप में एक बायोटेक्नोलॉजी के एक बड़ा स्वरूप है, जिसमें धीरे-धीरे करके इस तरह की जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज़ है, उसमें चाहे वो वैक्सीन का डेवलपमेंट हो, चाहे डायग्नोस्टिक किट्स का डेवलपमेंट हो, चाहे फिर कैंसर को हराने के लिए किए जा रहे विभिन्न तरह के प्रयोगों को देखा जाए, या और भी जितने तरह की हमारे पास बीमारी या उससे उन बीमारियों को पता करने के लिए विभिन्न तरह की जो डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं, सॉरी, उन सब का रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी में ही किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र हमारे पास एग्रीकल्चर का है, जिसमें आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किस तरह से एक बड़ी जनसंख्या को विभिन्न तरह के न्यूट्रिएंट्स से की अवेलेबिलिटी कराया जा सके, जिससे कि हम कुपोषण या उससे अन्य तरह की होने वाली बीमारियों से बच सकें। तो खाद्य को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सके, उसके लिए एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तीसरा बहुत बड़ा क्षेत्र जो है हमारा, वो है पर्यावरण का है, जिसमें हम पर्यावरण में हम देखते हैं कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन या फिर जिस तरह से हम लोग नए नए गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही हम जितना भी ज़्यादा फैसिलिटी ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमने पर्यावरण का काफ़ी ह्रास हो रहा है, और साथ ही गार्बेज बहुत इकट्ठा हो रहा है। तो किस फॉर्म में हम इस वेस्ट डिस्पोजल को और बायो रिमेडिएशन प्रोसेस के थ्रू किस तरह से हम पर्यावरण को वापस से उसके नए स्वरूप में बनाए रखें, इसके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। चौथा क्षेत्र हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारी आजीविका से संबंधित क्या, जिससे जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि एआई अब एक बहुत बड़ा टूल बन के आ रहा है टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में। तो बायोटेक्नोलॉजी को एआई के साथ जोड़कर भी हम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्षेत्रों में विभिन्न तरह के पद हैं, जो कि पीएचडी के बाद से और ग्रेजुएशन के भी बाद से, ग्रेजुएशन फिर पीजी और फिर पीजी पीएचडी के बाद, इन तरह तीनों तरह के कोर्सेज के बाद कुछ भी फॉर्म में बच्चा अपने इन क्षेत्रों में अपने आप ही करियर की संभावनाओं को तलाश कर सकता है। इस विषय के साथ क्या और भी किसी अन्य विषय का साथ ज़रूरी है? या ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या बायोटेक्नोलॉजी के विषयों के साथ, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर पीएचडी है, क्या उनके साथ साथ में पैरेलली हम किसी और विषयों का भी साथ ले सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको स्किल सीखना है, क्योंकि स्किल्स के बिना किसी भी जगह पे करियर के ऑप्शंस नहीं ओपन हो पा रहे हैं। तो इंटर्नशिप एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो इंटर्नशिप सीखना है, विभिन्न तरह के लैंग्वेजेस सीखने हैं, क्योंकि आज जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक किसी एक छोटे से जगह पे सीमित ना होकर एक बहुत बड़े एरिया में फैल चुका है। तो विभिन्न जगहों पर जाकर काम करने के लिए में
आपका एक्सपोज़र और आपकी एक्सपर्टाइज़ पूरी तरह से यूज़ हो सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपने लैंग्वेज सीखा है विभिन्न तरह के, वो आपके लिए एक लाभदायक हो सकता है। साथ में अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, जिसमें आप कंप्यूटर के लैंग्वेज, कोडिंग, इन सब चीज़ों पर अगर आपने महारत हासिल कर रखे हैं, तो फिर आपको उसका एक एडवांटेज ये मिल सकता है। तो इसमें एक टूल है बायोटेक्नोलॉजी के साथ में, जो कंप्यूटर के साथ जुड़ के वो टूल काम करता है, जिसे हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। तो उस प्रोसेस में भी आप जाकर अपने करियर ऑप्शंस को अच्छे से बना सकते हैं। और फिर आज के टाइम में एक नया, आज जैसे अभी मैंने अभी पहले भी बताया कि एआई एक अपने आप में एक नया टूल डेवलप हो रहा है, जिसको हम अगर बायोटेक्नोलॉजी के साथ अगर मिक्स कर ले, तो फिर इससे भी लाभ मिल सकता है करियर ऑप्शन में। तो अगर हम इसको मैं समराइज़ करूँ तो ये सबसे पहला पार्ट है कि लैंग्वेज को सीखना, दूसरा पार्ट है कि अ, किसी भी फॉर्म में कंप्यूटर के स्किल्स को सीखना, और आज के टाइम में जो सबसे एडवांस टूल है जो कि एआई का टूल है, जिसको हम यूज़ करके अपने करियर ऑप्शंस को बढ़ा सकते भविष्य में इस विषय की क्या-क्या संभावनाएँ हैं? हैं। अभी मैंने बताया करियर की संभावनाओं में, तो भविष्य में भी सबसे बड़ा रोल है, चैलेंजिंग रोल है, वो है हमारा मेडिकल हेल्थ केयर में, जिसमें आज के टाइम में इतने एडवांसमेंट के बाद भी विभिन्न तरह की बीमारियों को आज हम अभी तक हरा नहीं पाए हैं। जैसे कि कैंसर एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज बन के आ रही है। इसमें कैंसर में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कैंसरस कारक जीन्स हैं, हम उनको किस तरह से क्योर कर सकें, तो जिसमें जीन एडिटिंग, कैस्पर कैस टेक्नोलॉजी के थ्रू जीन एडिटिंग, ये आज के टाइम में सबसे एडवांस टेक्निक है। अगर किसी विद्यार्थी ने पीएचडी के बाद अगर अपना इस फॉर्म में बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर वो एक हेल्थ केयर सेक्टर में अपना यूज़ कर सकता है। दूसरा एक बहुत बड़ा पार्ट जिसे हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जो आज के टाइम में काफ़ी तेज़ी से अपना स्वरूप बढ़ा रहा है। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं जिसमें प्रिसाइज़ मेडिसिन, या जिसे प्रिसिजन मेडिसिन्स भी कहते हैं, कि आपके जीन के अकॉर्डिंग किस तरह के मेडिसिन आपके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, अगर हमें उन्हें जानना हो, तो भी बायोटेक्नोलॉजी के इस पार्ट को, जो नया पार्ट है जिसमें हम फ्यूचर देख रहे हैं अपना, ये एक प्रिसाइज़ मेडिसिन का भी एक हो सकता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि एग्रीकल्चर में किस तरह से नए-नए एडवांसमेंट किए जा सकते हैं, तो नए फसलों में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का एडिशन, जिसे हम बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। चौथा हमारे पास देखने को मिलता है नैनो बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें नैनो बायोटेक्नोलॉजी एक उभरता हुआ टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, जिसमें हम बहुत ही छोटे साइज़ के अलग-अलग पार्टिकल्स को यूज़ करके हम किस तरह से, चाहे वो बायोरेमेडिएशन का प्रोसेस हो, चाहे वो मेडिकल डायग्नोस्टिक का प्रोसेस हो, या मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने का प्रोसेस हो, इन सबको करने के लिए इन सारे नए एडवांसमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे आने वाले भविष्य के लिए एक उभरते हुए कैरियर ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। क्या एमएससी करने के उपरांत पीएचडी करना ज़रूरी है या उसके बाद सीधा करियर के लिए जाया जा सकता है? अ, अगर मैं अपने अनुभव के आधार पे बात करूँ, तो हर बार जब भी बच्चे हमारे यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में या फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में, तो उनके गार्जियन के साथ साथ उन बच्चों का एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या हमें ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट मिल जाएगा, या फिर या एमएससी के बाद हमें प्लेसमेंट मिल जाएगा, कि या हमें और स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। तो फिर मैं उन सभी विद्यार्थियों से ये बात अच्छे से बताना चाहता हूँ कि इस फील्ड में जितना ज़्यादा आप अपने स्किल्स को, अपने एजुकेशन को बढ़ाएँगे, उतना अच्छा करियर ऑप्शन मिलता है। जैसे अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद भी आपको प्लेसमेंट मिल जाएँगे, बहुत सारी आज के टाइम में कंपनीज़ हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज़ हैं, या एनवायरमेंटल संबंधित प्रॉब्लम से रिलेटेड रेमेडीज़ को करने वाली जो कंपनीज़ हैं, वो सारे बच्चों को हायर करती हैं। बट वो जो हायरिंग है वो एक छोटे लेवल पर होती है, क्योंकि उसमें बहुत छोटा स्किल रिक्वायर्ड होता है।
लेकिन जैसे जैसे वो अपनी एजुकेशन बढ़ाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी उनको इन्हीं सारे क्षेत्रों में एक अच्छे पोजीशन, जिसमें आपको रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और इस तरह के जॉब प्रोफाइल आपको मिल सकते हैं। और लेकिन अगर आपने पीएचडी कर लिया इस फील्ड का, सबसे अच्छी बात ये है कि पीएचडी अगर आप कर लेते हैं तो पीएचडी के बाद आपकी जो एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचने की संभावनाएं हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इन सारे एजुकेशन को पढ़ने में जो समय व्यतीत हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा खर्चा जो है वो आप क्योंकि एक माइंडसेट होता है कि पेरेंट्स का भी माइंडसेट होता है और बच्चों का भी माइंडसेट होता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद हम अपना खुद का अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पीएचडी अगर कोई छात्र या छात्राएँ करना चाहते हैं तो उस पीएचडी के लिए ज़रूरी नहीं है कि उन्हें केवल और केवल अपने घर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने खर्चे के लिए। आज के समय में बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल फेलोशिप्स अवेलेबल हैं पीएचडी के लिए, जो कि छात्रों को उनके पीएचडी के दौरान फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, जिससे उनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल लोड उनके पेरेंट्स या फैमिली के ऊपर नहीं आता। तो अगर कोई भी छात्र या छात्राएँ इस फील्ड में पीएचडी के ऑप्शंस को अवेल करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो नेशनल या इंटरनेशनल फेलोशिप स्कीम्स को अवेल करें और उसमें जो अच्छी फेलोशिप्स मिल रही हैं इन फील्ड्स के लिए, उसको अवेल करते हुए अपनी पीएचडी पूरी करें, साथ जिससे कि उनकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाए। क्या इस विषय के साथ भारत के करियर की अच्छी संभावनाएं हैं या विदेशों में ही अच्छी जॉब प्रोवाइड हो सकती मिलती हैं? अम, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे में भी, क्योंकि मैं करियर से संबंधित बात कर रहा हूँ तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अ, भारत में या इंडिया में अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड जो कंपनी सेटअप है वो काफ़ी छोटी है और काफ़ी कम है। और विदेशों में इन इन सारे क्षेत्रों में जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, इन्वायरमेंटल, जितने भी इस तरह के क्षेत्र हैं वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इस वजह से इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाहर क्षेत्रों में इसमें करियर प्रॉस्पेक्ट काफ़ी बड़ी है। परंतु आज के समय में जैसे धीरे-धीरे इंडिया में, क्योंकि नए-नए निवेश हो रहे हैं, नए-नए इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, नई-नई कंपनीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि वो इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएँ। तो अब धीरे-धीरे यहाँ पर भी उस तरह के ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। परंतु अगर जैसे अभी उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या केवल हम विदेश ही जाके कहीं काम कर सकते हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं उनको विदेश जाके ही काम करना है। यहाँ इंडिया में भी उनको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल जाएँगे। लेकिन उनको अगर और आगे बढ़ना है और इस फील्ड में एक रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन पे पहुँचना है, तो फिर वो उन्हें थोड़ा-सा अपने आप को बाहर के क्षेत्रों में भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उसी से वो अपने आप को एक एक्सपर्ट पोजीशंस पर लेके आ सकते हैं। तो इसलिए विदेशों में जाकर इस पे करियर की संभावनाओं को तलाश करना, इससे रिलेटेड इसमें भी कोई गलत नहीं है। और अच्छी बात ये है कि उसमें भी आपको बहुत अच्छी इंटरनेशनल फेलोशिप्स आफ्टर एमएससी और आफ्टर पीएचडी मिल रही हैं, जिसमें आपको विदेश में आने-जाने के खर्चे से लेकर वहाँ पे रहना, खाना, सारी सुविधाओं से रिलेटेड फेलोशिप आपको मिल सकती है। बस केवल और केवल अहमियत इस बात को देनी है कि हमें किसी भी तरह से उन फेलोशिप एग्ज़ाम्स की जो भी मेन पार्ट हैं उनको हमें पूरा करना है, रिलेटेड कि उनका लैंग्वेज बार को हम देखना है कि उनका लैंग्वेज बार हम किस तरह से ओवरकम कर पा रहे हैं। उनके जो रिक्वायरमेंट हैं, जो उनको मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उसको पूरा कर पा रहे हैं और साथ में हम वहाँ पर जाके उनको किस तरह से उस रिसर्च में हेल्प कर पाएँगे, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। संभावनाओं की तलाश इंडिया में और विदेशों में लगभग इक्वल ही है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें केवल बाहर ही जाना पड़े, इंडिया में भी एक इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो आज का जो इंटरव्यू रहा विजय साहनी जी की तरफ
ने जो इस को एक बायोटेक्नोलॉजी और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को लेकर जो उन्होंने आज इंटरव्यू कंडक्ट किया, ये मुझे लगता है कि ये सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इनका जो चैनल है, जो इस बायोटेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रहा है, तो इसलिए मैं सुनने वाले और देखने वालों से सभी से ये गुजारिश करूँगा कि विजय सैनी के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये बात और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी विभाग और उसमें जो संचालित विषय हैं उसका प्रमोशन करें, और यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएँ आएँ और नया सीखने का अपना और नए करियर बनाने के लिए नई संभावनाओं की तलाश में इस विश्वविद्यालय में आकर अपना करियर बना सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।